नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी एक करना शुरू कर दिया है। सीटें बंटवारों को लेकर के पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है और कल महागठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि 2020 के फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारा होगा। ऐसे में जो मुकेश सहनी हैं वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में मुकेश सहनी के साथ क्या होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा सर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, यह बात है कि मुकेश सहनी के अब अरमानों का क्या होगा। मुकेश सहनी बनना चाहते हैं डिप्टी सीएम और वे हर बार जब भी बोलते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं कि वीआईपी को 60 सीटें चाहिए और मुकेश सहनी यानी मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। अब दो बातें हैं कि मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए, और महागठबंधन में की जो कल मीटिंग हुई है उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जिन नेताओं से हमारी बात हुई बता रहे हैं कि इस पर सहमति बनी है कि 2020 के फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो 2020 के फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। इसका मतलब है कि 2020 में 144 सीटें मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को। अगर 4-5-10 कम कर दें तो भी 135 के आसपास सीटें चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को, तो अगर 70 में से 5 कम भी कर दें, हालांकि कांग्रेस ने एकदम साफ बता दिया है कि 70 से कम सीटों, एक सीट भी कम पर नहीं मानेंगे, एकदम कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तो 70 सीटें चली गई कांग्रेस को। अब आते हैं लेफ्ट पर। लेफ्ट जो है CPI-ML माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा था, लेकिन माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कह दिया है कि हम तो 50 सीटों पर लड़ेंगे। अब आते हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी को चाहिए 60 सीटें। तो आप सोचिए कि अगर 2020 का फॉर्मूला लागू होता है और 140 सीटें राष्ट्रीय जनता दल, अगर 70 सीटें कांग्रेस, तो मुकेश सहनी और लेफ्ट का क्या होगा? यह बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी की तो मांग भी बड़ी है, तो क्या मुकेश सहनी को बैलेंस करने के लिए, मुकेश सहनी को उनकी यह बताने के लिए कि उनकी मांग पूरी नहीं हो सकती है, यह शिगुफा छोड़ा गया है कि बंटवारे का आधार 2020 होगा। क्योंकि अगर 2020 होगा तो कांग्रेस को 70 सीटें देनी होंगी, 140 से ज़्यादा सीटें या 140 सीटें देनी होंगी राष्ट्रीय जनता दल को। तो मुकेश सहनी के लिए यह खबर बेहद परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि पहले ही यह साफ हो रहा है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को जितना भाव दे रहे थे उतना भाव अब नहीं दे रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव की बात मुकेश सहनी से शुरू हो रही थी और मुकेश सहनी पर ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी तो खबर मिल ही गई होगी कि मुकेश सहनी की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, बात भी हो चुकी है, और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है, और उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने का ऑफर भी भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है। लेकिन मुकेश सहनी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें राज्य मंत्री का पद मंजूर नहीं है। यहाँ बात फंसी हुई है। अब कुछ दिनों पहले जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषादों को आरक्षण देने की बात कर दें बिहार में, तो हम अपने प्राण भी दे देंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि यह क्या संकेत दे रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी ने चुटकी भी ले ली थी, जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या चुटकी ली थी? यह चुटकी ली थी कि लगता है मुकेश सहनी को महागठबंधन से भागना है, इसी की भूमिका बना रहे हैं। तो यह जो खबर आई है रवि जी कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के बीच यह सहमति बन गई है कि सीटों का बंटवारा जो होगा वह 2020 के फॉर्मूले के आधार पर होगा। यह खबर लेफ्ट के लिए कम,
लेकिन मुकेश सहनी के लिए ज़्यादा चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि फिर उनके 60 सीटों की बात तो छोड़ दीजिए, 60 सीटों की मांग तो छोड़ दीजिए, फिर उनके लिए 20 सीटें देने में भी मुश्किल आएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से बोला जाए कि ठीक है इस बार कम सीटों पर ले लीजिए, लेकिन आपका उप मुख्यमंत्री का कुर्सी सुरक्षित रहेगा। ऐसा होता है रवि जी, मान लीजिए चुनाव के बाद नहीं माने वादा, तब अभी कहे कि ठीक है आपको मुख्य, अगर आपके विधायक नहीं जीत कर आएंगे तो राजनीति में तो कोई वादा अस्थायी नहीं होता है। अगर मुकेश सहनी के 5-4 विधायक जीत कर आएंगे, किस आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उप मुख्यमंत्री तो तब बनाया जाएगा ना जब उनके विधायक बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे। लेकिन जब उनके 4 विधायक, 3 विधायक, 5 विधायक जीत कर आएंगे तो सिर्फ सीटें कम मिलने का मतलब है कि उप मुख्यमंत्री पद का जो उनका अरमान है पाने का, उप मुख्यमंत्री बनने का, वह भी गंगा में बह जाएगा। तो मुकेश सहनी इसीलिए टेंशन में दिख रहा है। इसीलिए मुकेश सहनी जब मीटिंग में से निकले थे तो उनका मूड उखड़ा उखड़ा था। वे पत्रकारों से बातचीत करने तक के लिए तैयार नहीं थे। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ही इज़ नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। यहाँ तक कि बहुत जिद, पत्रकारों ने जिद की कि बताइए क्या बात हुई, तब उन्होंने बात की और वो भी उनकी बातचीत से लग रहा था कि कितनी नाराज़गी है उनके अंदर। तो मुकेश सहनी के लिए शुभ समाचार नहीं है कि 2020 का फॉर्मूला लागू रहेगा। लेकिन 2020 के फॉर्मूले की जहाँ तक महागठबंधन में बात कही जा रही है, तो पिछली बार तो जो माले था वो तो कम सीटों पर मान गया था, लेकिन इस बार तो उसकी अधिक सीटें की मांग है, तो महागठबंधन में तो माले भी मुश्किल बढ़ाने वाला है। ये बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि माले का क्या करेंगे तेजस्वी यादव और कांग्रेस, क्योंकि निश्चित रूप से मुकेश सहनी की ताकत से ज़्यादा ताकत है माले की, काफ़ी ज़्यादा ताकत है मुकेश की मजबूरी भी है। और माले, देखिए माले का स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। सीपीआई सीपीएम की तो ताकत कम है बिहार में, लेकिन माले का देखिए 19 सीटों पर माले चुनाव लड़ा था 2020 में और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सवाल यह उठता है कि माले के महासचिव जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एकदम साफ कह दिया है कि हमारी तैयारी 40 से 50 सीटों पर है, हम ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब ज़मीनी स्तर पर 40 से 50 सीटों पर माले तैयारी कर रहा है, सीपीआई-एमएल तैयारी कर रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य ने ऐलान कर दिया है, तो क्या माले 19 सीटों पर मानेगा? तो जवाब है बिग नो, कि नहीं मानेगा। तो उनके लिए सीटें कहाँ से आएंगी? तो कांग्रेस को थोड़ा त्याग करना होगा, थोड़ा तेजस्वी यादव को त्याग करना होगा, और माले को 19 की जगह पे अगर 30-35 इस तरह से सीटें दी जाए तो बात बन सकती है। लेकिन और भी तो घटक दल हैं जिनको मनाने की जिम्मेवारी भी तो है। पशुपति पारस, भले उनको अलायंस नहीं माना जा रहा है, लेकिन उनके साथ भी तो मैं सोच रहा था कि आपको पशुपति पारस की याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पशुपति पारस के साथ देखिए कितना डायलेमा में है पशुपति पारस, कि पशुपति पारस से जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात की और उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव ने खुद से, कि पशुपति पारस अब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति अब महागठबंधन में है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस महागठबंधन में है, तो फिर महागठबंधन की जो मीटिंग्स है उसमें क्यों नहीं वे दिखते हैं? आखिर अगर महागठबंधन के हिस्सा हैं तो उनको मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए ना, वो तो मीटिंग में दिखते नहीं हैं। और जब मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया पशुपति पारस को महागठबंधन के घटक दल के रूप में। और जब स्वीकार ही नहीं किया है तो सीटों की शेयरिंग में कैसे शामिल होंगे? और अगर सीट, अब यही बात होगा, पशुपति पारस को यही बात कही जा रही होगी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की ओर से कि आप चिंता न करें, हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे की सीटें दे देगा आपको, इसीलिए पशुपति पारस चुप होंगे। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, उतना से क्या पशुपति पारस की नैया पार लगेगी? नहीं, तो सवाल ये उठता है कि पशुपति पारस के पास कोई विकल्प भी तो नहीं है रवि जी। इसलिए विकल्प नहीं है कि एनडीए में चिराग पासवान उनकी एंट्री होने नहीं देंगे, अलग लड़कर वे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने को स्थापित कर लिया है रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में, ऐसे में पशुपति पारस के पास लालू प्रसाद यादव की बात मानने और महागठबंधन में बने रहने, उनके साथ बने रहने के सिवा
कोई दूसरा चारा नहीं है। हो सकता है कि बाद में पशुपति पारस भी मीटिंग में जाना शुरू करें, महागठबंधन की मीटिंग में, या हो सकता है कि वे मीटिंग में कभी न जाएं। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे की जो सीटें हों उसमें से कुछ सीटें पशुपति पारस की पार्टी को दी जाए। लेकिन यह तो एकदम तय है कि पशुपति पारस परेशान है, मुकेश सहनी परेशान है और लेफ्ट आग बबूला है, क्योंकि 2020 के फॉर्मूले से इन तीनों ही पार्टियों को नुकसान है। मुकेश सहनी को भी नुकसान है, लेफ्ट को भी नुकसान है, और पशुपति पारस तो खैर अभी महागठबंधन की मीटिंग्स में जा ही नहीं रहा। और कांग्रेस ने कह दिया कि हम 70 सीट से कम नहीं लेंगे, तो यहाँ कंट्रोल डैमेज की भूमिका में आरजेडी को ही होना होगा, तो आरजेडी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया। और सिर्फ एक देखिए, अभी जो खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय में कैंप कर रहे हैं, वे कल जो रोजगार कार्यालय पर धरना का कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसमें वे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। कायदे से तो वे पटना के कार्यक्रम में, अगर उनको भाग भी लेना था तो पटना के कार्यक्रम में लेते, लेकिन उन्होंने पटना के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, वे बेगूसराय गए। और बेगूसराय में अब बेगूसराय की जो भाषा है अंगिका, उसमें खूब बोले, गिरिराज सिंह पर भी ताना कसा और पूछा कि क्यों नहीं रोजगार मिलेगा, अमित शाह के बेटे जय शाह को मिलेगा और हमारे बेगूसराय के लड़कों को नहीं मिलेगा। मतलब वे यह भी संकेत दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, बेगूसराय की किसी सीट से, तिगड़ा से लड़ें, मटिहानी से लड़ें या किसी दूसरी सीट से लड़ें। तो एकदम साफ है कि कांग्रेस एक्शन में है और कांग्रेस 70 सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और सबसे देखिए बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी आ भी रही हैं बिहार, और प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। प्रियंका गांधी ने इस पर चिंता जताई है कि बिहार में जो लड़कियों की संख्या है वो कम हो रही है, लिंग अनुपात जो है, जेंडर रेशियो, वो गड़बड़ा रहा है। और उन्होंने इस पर चिंता जताई है कि कैसे लड़कियां बिहार में इतनी कम हो रही हैं लड़कियों की संख्या, इससे भविष्य में हरियाणा वाली हालत हो जाएगी, शादी के लिए लड़कों को लड़कियां नहीं मिलेंगी। मतलब प्रियंका गांधी को अगर बिहार की बेटियों की चिंता सताने लगी है अचानक, मतलब साफ है कि प्रियंका गांधी भी सक्रिय होंगी बिहार में। तो राहुल गांधी सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी जितना दम दिखा रहे हैं उतना तो अभी तेजस्वी यादव भी नहीं दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस एक्शन में है, और कांग्रेस जितना एक्शन में दिख रही है, इसी से यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस को, और कांग्रेस के जिन नेताओं से बात भी हुई है, हमारी कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, उन लोगों ने एकदम साफ कर दिया है कि तब तक सीएम कैंडिडेट के मुद्दे को लटका कर रखेंगे। कृष्णा अलावरू ने तो साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो एकदम तब तक लटका कर रखेगी सीएम कैंडिडेट के मुद्दे को, और तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेगी जब तक कि उनको 70 सीटें मिलने का भरोसा नहीं हो जाता। मुकेश सहनी की अब क्या हालत हो गई है? मुकेश सहनी न इधर के न उधर वाली हालत हो गई है। बीजेपी उनको ऑफर दे रही थी, लेकिन उनको वो तैयार नहीं है, और आरजेडी भी उनको उतना सीटें कहाँ से दे पाएगी? नहीं, तो मुकेश सहनी के पास तो वो ऑफर अभी भी है, वो चाहें तो बीजेपी का ऑफर मान सकते हैं और एनडीए में वापस जा सकते हैं, और जैसा पिछली बार किया था वो फिर से कर सकते हैं। लेकिन सपना अधूरा रह जाएगा। सपना अधूरा रह जाएगा। सपना अधूरा दिख रहा है कि सपना अधूरा रह जाएगा, अभी से ही दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, और आपने देखा है कि जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक में 2020 के फॉर्मूले को तय किया गया है, उससे कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उनकी कोई सही तरीके से तालमेल नहीं हुई और कांग्रेस अपने जीत पर अड़ी रही, मान लिया अपने जीत पर अड़ी रही, तो जो राजद है यानी कि आरजेडी है, वो भी इसको कंट्रोल डैमेज नहीं कर पाएगी, और हो सकता है कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने के सपने पर पानी फिर जाए। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। नमस्कार।